हाँ तो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन हिंदी मीडियम के एपिसोड नंबर 3 में तो हम लोगों ने पढ़ा था केपलर का नियम। और केपलर के नियमों का अध्ययन करके न्यूटन ने एक अपना नियम दिया जिसे न्यूटन के गति नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से जाना जाता है। तो अब वो किस सिद्धांत पे उसने केपलर के नियम से अपना नियम उत्पन्न किया, इसको थोड़ा देखते हैं। तो केपलर ने क्या कहा था? केपलर ने कहा था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल किसका काम करता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो क्या करता है, तो वो अभिकेंद्र बल पैदा करता है, यानी वही अभिकेंद्र बल बन जाता है। ठीक है, तो m/r और v की बात करें तो वृत्तीय कक्षा के लिए अगर मान ले लगभग वृत्तीय कक्षा r त्रिज्या हो और एक चक्कर लगाने में यानी यहाँ से यहाँ तक आने में अगर t टाइम लग रहा हो तो वेग बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय विस्थापन बट्टा, तो इसको अगर फैलाएंगे तो ये 2πr हो जाएगा। ये परिधि एक राउंड में इसको सीधा करें तो वो क्या हो जाएगा, 2πr। और एक चक्कर लगाने में आवर्तकाल को कैपिटल T से हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये परिक्रमण काल या परिभ्रमण काल, रिवॉल्विंग पीरियड एक चक्कर में ये T हो गया। तो दूरी कितना तय किया, वेग बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी 2πr परिधि के बराबर और ये टाइम हो गया। ठीक है, अब यहाँ m/r कर दिए और ये 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया पाई स्क्वायर, ये हो गया r स्क्वायर और ये हो गया t स्क्वायर। ठीक है, तो एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4π स्क्वायर m और एक r बच गया है और नीचे क्या बचा, t स्क्वायर। तो केपलर के नियम से हम लोग क्या पढ़े हैं कि t स्क्वायर इक्वल टू kr³, यानी k को हटा दें तो परिक्रमण काल का वर्ग उसके प्रधान अक्ष की त्रिज्या के तृतीय घात के समानुपाती होता है। तो t स्क्वायर इक्वल टू kr³, इस t स्क्वायर की जगह पर kr³ रख देते हैं। ठीक है, तो अब ये r से ये पावर 3 कटेगा तो 2 हो जाएगा, तो ये बचेगा 4π स्क्वायर m और बाई kr स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फोर्स हम लोगों को मिला तो इस फोर्स में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4π स्क्वायर m/k और इंटू 1/r स्क्वायर। तो ये सब क्या हो गए, 4π स्क्वायर m और k ये हो गए कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं f इक्वल टू एक कांस्टेंट c ले लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एक कांस्टेंट के लिए है, तो एक कांस्टेंट c ले लिए इसके बदले में और ये हुआ 1/r स्क्वायर। तो जब ये समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो बल सीधा समानुपाती हो जाएगा किसके, तो 1/r स्क्वायर के। तो यही एडवांटेज मिला न्यूटन को, किससे, तो केपलर के नियम से, क्योंकि केपलर ने अपने तृतीय नियम में बताया था कि t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ में कि ये जो अभिकेंद्र बल का काम, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अभिकेंद्र बल का काम करता है। तो वृत्तीय पथ के लिए ये इक्वेशन लेकर के यहाँ पहुँचा। ये बता रहा है कि बल जो होता है वो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इससे न्यूटन ने अपना एक मैथमेटिकल रिजल्ट निकाला और फिर उन्होंने क्या दिया, तो उन्होंने दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उन्होंने अपना नियम क्या दिया, तो उन्होंने अपना नियम दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने नाम से।
निकाला किससे? केपलर से। नाम लगा दिया है अपना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब इस पर इसने अपना एक नियम दिया कि एक m1 द्रव्यमान की वस्तु हो, एक m2 द्रव्यमान की वस्तु हो और ये एक दूसरे से r दूरी पे स्थित हों, चाहे इनके बीच हवा हो, पानी हो, कोई भी माध्यम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे हम लोग इस पर देखेंगे। तो न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम उसने अपना लिखा। क्या लिखा कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बल उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं बड़ा जी, और ये हो गया m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ जो कैपिटल जी है ये समानुपाती नियतांक है और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये सार्वत्रिक क्यों है? क्योंकि ये जो g का वैल्यू है इन दोनों वस्तुओं के माध्यम पर निर्भर नहीं करता या किसी भौतिक अवस्था पर इनके बीच का ताप घट बढ़ रहा हो, इनके बीच की मीडियम की डेंसिटी कभी निर्वात हो, कभी हवा, कभी इनके बीच में वाटर चला आए, तो उसके कारण, उस माध्यम के कारण इस गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होता है? तो 6.67 गुने 10 का पावर -11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है। तो ये इक्वेशन मिला न्यूटन का, F = G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसे कहते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब जो है, अब G का अगर हम लोग यूनिट और डायमेंशन पता करना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मात्रक एवं बीमीय सूत्र। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मात्रक क्या है जी के बताओ। तो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से हम लोग जानते हैं G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि G को यहाँ पे रोक देते हैं, तो ये चला आया इधर F r स्क्वायर और ये m1 m2 इधर चला आया, तो ये क्या बच गया? ये बच गया कैपिटल G। तो यहाँ बल का मात्रक क्या हुआ? न्यूटन हुआ। दूरी का मात्रक क्या हुआ? मीटर स्क्वायर।
मीटर का स्क्वायर, और ये किलो किलो द्रव्यमान क्या है तो किलो किलोग्राम स्क्वायर यानी जी। तो इसका मात्रक क्या हुआ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम का पावर -2। तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या हो गया बच्चों, तो ये मात्रक हो गया जी का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब अगर इसके बीमा की बात करें, अगर इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो थोड़ा सा इसको हम मिटाना चाहेंगे। तो किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के बीमा के बारे में, यानी बीमीय सूत्र के बारे में। तो बीमीय सूत्र का बेसिक तो हम लोग जानते ही हैं। बेसिक में हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि द्रव्यमान को क्या कहते हैं तो मास कहते हैं। तो इसका अगला अक्षर m, अगर बीमीय सूत्र इसका m हो जाएगा। अगर लंबाई की बात करें तो वो हो जाएगा लेंथ कैपिटल L। अगर समय की बात करें टाइम की तो उसका बीमीय सूत्र होगा कैपिटल T। और अगर बात करें विस्थापन की तो विस्थापन को किस में मापते हैं, आप मीटर में मापते हैं, लंबाई है तो इसका बीमीय सूत्र L। अगर बात करें वेग की तो ये हो जाता है विस्थापन बटा समय L/T, L T ऊपर जाएगा तो -1। अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, तो वेग का LT -1/T, तो LT -1 T ऊपर जाकर -1 यानी LT -2। अगर बल की बात करें तो ये होगा द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी m और त्वरण का LT -2। ठीक है, अब इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं क्या, तो फ्रॉम F = G m1 m2/r²। तो अब G को यहाँ पे हम लोग रोक देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, FR² हो गया, और ये m1 m2 नीचे आ गया। यहाँ m1 m2 जो है m1 m2 नीचे आ गया। ठीक है, किसके बराबर, G के बराबर। अब अगर बीमीय सूत्र लेते हैं तो इसको ऐसे घेर सकते हैं। तो बल का क्या हो गया, बल का देखो यहाँ बीमीय सूत्र, द्रव्यमान का m और त्वरण का LT -2, और यहाँ r का स्क्वायर, तो r क्या है, दूरी है यानी लेंथ है, तो ये हो जाएगा L2। और ये m1 m2 क्या है, तो ये मास है, तो मास और मास का कैपिटल M डायमेंशनल फार्मूला होता है, तो m से m ये कैंसिल हो गया। अब m जो ऊपर जाएगा वो m का पावर -1, फिर L 1 और 2 कितना हुआ, L का पावर 3, और T का पावर कितना हुआ तो -2। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हुआ किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। अब अगर हम लोग बात करें कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उसे सदिश रूप में कैसे व्यक्त किया जाए, तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी कार्य जो अपने आप होता है यानी आकर्षण बल के कारण वो ऋणात्मक होता है। जैसे एक प्रोटॉन के विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन चला आएगा तो इलेक्ट्रॉन स्वयं अपने आप प्रोटॉन की ओर बढ़ता जाएगा, इसके लिए आपको बल नहीं लगाना पड़ेगा, तो वह ऋणात्मक कार्य होगा। अगर ये कलम है इसको छोड़ दें तो वह अपने आप पृथ्वी की ओर गिरेगा।
अब इसको दबाना, इस कलम को दबा के नहीं ले जाना पड़ेगा, आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी पृथ्वी स्वयं वर्क कर रही है। तो जो काम स्वयं होता है तो वो ऋणात्मक कार्य होता है, उससे वस्तु की एनर्जी घटती है। और जिस कार्य को करने के लिए आप अलग से बल लगाते हैं तो वो कार्य जो होता है वो धनात्मक होता है, क्योंकि वस्तु की ऊर्जा उसमें बढ़ती है। यानी इस कलम को जैसे जैसे आप ऊंचाई पर ले जाएंगे, इसकी स्थितिज ऊर्जा mgh में h बढ़ता जाएगा और इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, और छोड़ देंगे ये गिरता जाएगा तो हाइट इसका पृथ्वी से कम होता जाएगा, तो इसकी ऊर्जा घटती जाएगी, क्योंकि ये स्वयं हो रहा है। तो शॉर्टकट में समझ लें कि जो काम स्वयं हो रहा है, जैसे कि एक चुंबक एक ब्लेड को स्वयं खींच रहा है, ऋणात्मक कार्य है। पृथ्वी किसी वस्तु को स्वयं खींच रही है, ऋणात्मक कार्य है। इलेक्ट्रॉन के विद्युत क्षेत्र में कोई प्रोटॉन अपने आप आ रहा है, या प्रोटॉन के विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये क्या है, ऋणात्मक कार्य है। लेकिन अगर चुंबक से ब्लेड को दूर ले जाया जाए तो ये धनात्मक कार्य है। पृथ्वी के तल से किसी वस्तु को दूर ले जाया जाए तो ये धनात्मक कार्य है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी बढ़ाई जाने लगे तो ये धनात्मक कार्य है, क्योंकि इन कार्यों को करने के लिए आपको अलग से कार्य करना पड़ता है, बाहर से बल लगाना पड़ता है, और इससे वस्तु की ऊर्जा बढ़ती है। तो अगर बात करें यहाँ पर अब कौन किधर बल लगा रहा है, इसका तो कोई गारंटेड नहीं है। लेकिन अगर बात करें एक बड़े द्रव्यमान की और एक छोटे स्मॉल मास की, तो इस पहले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ये जितना बल इस पर लगाएगा ये भी उतना ही बल इस पे लगाएगा, लेकिन इसका द्रव्यमान कम है तो इसका त्वरण इधर की ओर नगण्य हो जाएगा और इसका त्वरण ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वस्तु इधर चलेगी तो इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हम r कैप यहाँ ऐसे दे देते हैं, ठीक है। यानी ये जो बड़ा ऑब्जेक्ट है इस छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर इस एकांक सदिश की दिशा में खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग दिए हुए थे, जैसे कि यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी r है, तो क्या न्यूटन ने दिया था, Gm/r², यही न्यूटन ने बल दिया था। लेकिन इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप यहाँ एरो का साइन लगा देंगे और यहाँ कर देंगे r कैप, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये बल सदिश हो गया, तो इस बल की दिशा क्या हुई, तो एकांक सदिश r की दिशा में, यानी बड़े द्रव्यमान वाले वस्तु के केंद्र की ओर। और अगर यहाँ इस बल के साथ अगर इस माइनस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं तो इससे ये पता चलता है कि ये जो बल है ये आकर्षण का बल है, यानी इस बल के द्वारा जो कार्य होगा वो स्वतः होगा, वो आपको नहीं करना होगा। इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में, इस वस्तु के गुरुत्वीय क्षेत्र में, इसके कैप्चरिंग एरिया में जैसे ये वस्तु आएगी इधर की ओर मूव करने लगेगी। और एक और चीज इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी सदिश की दिशा में एकांक सदिश r कैप बराबर वह सदिश बट्टा उस सदिश का परिमाण, ये आप लोग वेक्टर में पढ़े हुए हैं, यानी r कैप इक्वल टू वेक्टर r/r। तो आप इसी इक्वेशन को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं -Gm/r², और इसके बदले में वेक्टर r/mod ऑफ वेक्टर r यानी r। तो ये इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर r इक्वल टू -Gmm बाई इसको r³ कर सकते हैं, r³, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर r। तो ये क्या है, तो ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप है, जहां r कैप क्या है, तो r कैप गुरुत्वाकर्षण बल की जो है दिशा में एकांक सदिश है। तो ये r कैप क्या है, इस एकांक सदिश की दिशा क्या है, तो बड़े द्रव्यमान वाले वस्तु के केंद्र की ओर, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज लिख सकते हैं कि माना
जो ये बल की दिशा है वो बड़े द्रव्यमान वाले वस्तु के केंद्र की ओर कार्य कर रहा है। तो इसका हम आपको नोट्स भी देंगे, पीडीएफ देंगे, उसके लिए आपके यूट्यूब पर भी लोड होगा, उसको आप देख सकते हैं, उससे भी अपना नोट्स